हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 साइंस का चैप्टर नंबर 1 नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर एंड लैंड का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये इधर क्या दिया गया है, हमें ऑब्जर्व यानी कि हमें निरीक्षण करना है, ऑब्जर्व करना है, पहचानना है। तो देखो, ऑब्जर्व द पिक्चर अलोंग साइड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये जो पिक्चर दी गई है आपको, उस पिक्चर को देखना है और उस पिक्चर को देखकर इधर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके हमें आंसर्स बताने हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा, वेयर डू वी सी द बर्ड्स। हमें बर्ड्स कहाँ दिखाई देते हैं, यानी कि पक्षी। तो वी सी बर्ड्स इन द स्काई, हमें बर्ड आसमान में दिखाई देते हैं। सेकेंड, वेयर इज द काउ ग्रेजिंग। तो काउ कहाँ घास खा रही है, काउ कहाँ चर रही है। आप इधर काउ को देख सकते हो, भैंस गाय को, वो कहाँ घास खा रही है, किधर घास खा रही है। तो काउ इज ग्रेजिंग ऑन द लैंड, यानी कि वो ग्रास लैंड पर यानी कि जमीन पर घास खा रही है। थर्ड है हमारा, लोकेट द ट्रीज एंड द रोड। तो लोकेट करना मीन्स बताना है ये कहाँ है। तो ट्री और रोड कहाँ है, ट्री और रोड, द ट्रीज एंड द रोड आर ऑन लैंड, ये जमीन पर है। और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वेयर डज द रिवर कम फ्रॉम, हाउ डज इट फ्लोज। तो रिवर कहाँ से आती है, द रिवर कम्स फ्रॉम माउंटेन, और वो फ्लो होती है यानी कि वो बहती है। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज द एरोप्लेन। एरोप्लेन कहाँ है, एरोप्लेन आप इधर पिक्चर में देख सकते हो, एरोप्लेन इज इन द स्काई, आसमान में है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वेयर आर द फिशेस, वेयर आर द फिश सीन। तो फिश आपको कहाँ दिख रही है, यानी कि मछली, द फिश आर सीन इन द वाटर, यानी कि पानी में है। 7, ऑन वॉट इज द सेल बोट फ्लोटिंग। तो ये जो सेल बोट है वो कहाँ किस पर तैर रही है, द सेल बोट इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर, यानी कि वो पानी पर क्या कर रही है, फ्लोट यानी कि तैर रही है। तो फ्रेंड्स, ये पिक्चर तो हमने देख लिया। तो इस पिक्चर के बारे में मैं आपको बता दूं ज़रा सा। तो देखो, इस पिक्चर में 3 पार्ट्स हैं। देखो, फर्स्ट है हमारा एटमॉस्फेयर, सेकेंड है हमारा हाइड्रोस्फीयर और थर्ड है हमारा लिथोस्फीयर। तो इधर दिया गया स्पीयर्स ऑफ द अर्थ, ये क्या है, हमारे एक स्पीयर्स है अर्थ के। ये एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर ये हमारे स्पीयर्स है अर्थ के। तो फ्रेंड्स देखो, एटमॉस्फेयर मतलब क्या, जो हवे में होते हैं चीज़, जो हमारे बादल में होते हैं, आसमान में होते हैं, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी कि एयर। हमारा एयर जो है वो क्या है, एटमॉस्फेयर है। और हाइड्रोस्फीयर यानी कि क्या फ्रेंड्स, वाटर वाला जो पार्ट होता है हमारे अर्थ के सरफेस पर, हमारे अर्थ के सरफेस पर जहाँ पानी होता है वो पार्ट, उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और लिथोस्फीयर यानी कि क्या, जो लैंड, जो ज़मीन वाला पार्ट है जहाँ रोड और ट्रीज़ है, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और इन तीनों को हम टुगेदर क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर। ये अब हम आगे पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप इतना समझना कि एटमॉस्फेयर यानी कि एयर, हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर और लिथोस्फीयर यानी कि लैंड, इतना आप समझ लेना। और ये हमारे स्पीयर्स है अर्थ के। अभी हम नीचे आते हैं, अभी हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। यू कैन सी दैट सम थिंग्स इन द पिक्चर आर इन वाटर, सम ऑन लैंड एंड सम इन द स्काई, दैट इज इन द एयर। तो देखो फ्रेंड्स, इस पिक्चर में आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें जो है पानी में है और कुछ चीज़ें जो है ज़मीन पर है और कुछ चीज़ें जो है आसमान में है, जैसे कि एरोप्लेन आसमान में यानी कि एयर में यानी कि हवा में है। तो thus all things on the earth are associated with air, water and land. Associated यानी कि connected। तो thus यानी कि
थस ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ, तो सारी चीज जो है हमारे अर्थ पर, पृथ्वी पर, वो किससे कनेक्टेड है? एयर से, वाटर से और लैंड से। ये तीनों चीजों से वो कनेक्टेड है। एयर, वाटर एंड लैंड आर कॉल्ड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर रिस्पेक्टिवली। तो एयर को हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर कहेंगे एयर वाले पार्ट को, वाटर वाले पार्ट को हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे, लैंड वाले पार्ट को हम लिथोस्फीयर कहेंगे रिस्पेक्टिवली। Moreover, different living things occupy this three spheres of the earth. तो देखो, इतने ही नहीं और दूसरे टाइप्स के लिविंग थिंग्स भी इन तीनों स्पीयर्स पर अपनी जगह बनाए हैं। ऑक्यूपाई मीन्स वो रहते हैं, ऑक्यूपाई यानी कि लिव्ड करना उधर। तो ऐसे ही हमारे डिफरेंट जीने वाले लिविंग थिंग्स, इंसेक्ट्स, ये इन तीनों अलग अलग अपने स्पीयर्स में तीन स्पीयर्स में अपनी जगह बनाए हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एलिफेंट। एलिफेंट एक हमारा लिविंग थिंग है। वो एलिफेंट आपको कहाँ मिलेगा? वेरी गुड, आपको मिलेगा वो लिथोस्फीयर पे, क्योंकि एलिफेंट जो है लैंड में रहता है। और जैसे कि हम ले ले ऑक्टोपस। ऑक्टोपस भी एक टाइप का क्या है? ऑक्टोपस एक टाइप का लिविंग थिंग ही है जो जीता है, जो उसके पास भी जान है। वो कहाँ रहेगा आपको? वो आपको मिलेगा हाइड्रोस्फीयर में, क्योंकि वो वाटर में रहता है। और जैसे कि हम ले ले बर्ड्स। बर्ड्स हमें कहाँ मिलेंगे? एटमॉस्फेयर में, क्योंकि वो एयर में रहते हैं। इस तरह से जो भी चीज़ हमारे अर्थ पर है वो एयर, वाटर और लैंड से कनेक्टेड है। और वो तीन डिफरेंट लिविंग थिंग्स हमारे ये तीनों स्पीयर्स में रहते हैं। These living things and the parts of the lithosphere, hydrosphere and atmosphere which they occupy are together called the biospheres. मतलब दोस्तों, these living things and the part of the lithosphere, hydrosphere and atmosphere, तो ये जो लिविंग थिंग्स है जो, और ये पार्ट लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इन सब को और ये लिविंग थिंग्स को मिलाकर इन सब को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। ये आपको आएगा तो आप इसे याद रखना। दिस स्पीयर्स हैव फॉर्म्ड ऑन द अर्थ नेचुरली। तो ये जो स्पीयर्स बने हैं, लैंड, वाटर और एयर यानी कि एटमॉस्फेयर, ये जो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, ये तीन स्पीयर्स हमारे अर्थ के जो बने हैं वो नेचुरली बने हैं, यानी कि कुदरती बने हैं। इसे गॉड ने ही बनाया है, ये हम किसी इंसान ने इसे नहीं बनाया है। वी हैव लर्नड ऑल दिस इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स। तो ये नेचुरल के बारे में हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ लिया है। द एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एक लेयर है। लेयर यानी कि कोटिंग है एयर की, जो हमारे अर्थ के सराउंड्स है, यानी कि अर्थ को हमारे अर्थ के नियर है। सराउंड्स यानी कि पूरे अर्थ को ढका हुआ है। तो एटमॉस्फेयर क्या है? यानी कि एयर क्या है? तो एटमॉस्फेयर ऊपर स्काई में क्या है? ये सब एक लेयर्स है, यानी कि एक कोटिंग है एयर की, जो हमारे अर्थ को अर्थ के पूरा सराउंडिंग में है, आजू बाजू पूरा एयर है। द सरफेस ऑफ द अर्थ कंप्राइजेस वाटर एंड लैंड, दैट इज द हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। तो हमारे अर्थ के सरफेस पर कौन सी कंप्राइजेस, यानी कि अर्थ का सरफेस कौन से चीज़ों को कंटेन करता है? तो अर्थ के सरफेस पर कौन सी चीज़ कंटेन है? कौन सी चीज़ है? वाटर और लैंड। तो हमारे अर्थ के सरफेस पर क्या है? अर्थ की हमारी जो ज़मीन है, अर्थ पर हमारे क्या है? अर्थ पर हमारे वाटर है और लैंड है, दैट इज हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। तो वाटर को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। लैंड को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ऑफ दिस द हाइड्रोस्फीयर ऑक्यूपाइज अ मच लार्जर पार्ट देन द लिथोस्फीयर। तो इसमें से जो हाइड्रोस्फीयर है वो क्या है फ्रेंड्स? वो हाइड्रोस्फीयर हमारा जो है ज़्यादा जगह कब्जा कर रखा है हमारे अर्थ पर। तो देखो, पानी और लैंड यानी कि पानी और ज़मीन पर से हमारे अर्थ पर सबसे ज़्यादा पानी है, जगह ज़्यादा नहीं है। तो ज़्यादा आपको क्या दिखेंगे? रिवर्स, बड़े बड़े समुद्र दिखेंगे। तो हम ऑक्यूपाइज यानी कि जगह कब्जा कर लेना अर्थ पर। तो हमारे अर्थ पर पानी ने ज़्यादा जगह कब्जा किया है कंपेयर टू लिथोस्फीयर, जब हम लैंड से कंपेयर करते हैं। तो फिगर 1.2 शोज द प्रपोर्शन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ सरफेस।
तो ये जो फिगर है हमारा 1.2, इसमें हमें क्या पता चलता है, इसमें हमें ये पता चलता है कि ये प्रपोर्शन यानी कि परसेंटेज बताता है लैंड और वाटर के। वो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। वी ऑल्सो लुक अपॉन दिस नेचुरल कंपोनेंट्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म एज अ रिसोर्सेस। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे नेचुरल कंपोनेंट्स है, ये जो हमारे नेचुरल एलिमेंट्स है जो हमें कुदरत से मिले हैं, एयर, वाटर और लैंड, इन्हें हम 3 डिफरेंट स्टेट्स में देख सकते हैं, स्टेट्स में, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। सॉलिड यानी कि हमारा जो हो गया लैंड, लिक्विड हो गया वाटर, गैसियस यानी कि एयर। ये ऐसे फॉर्म्स में भी हम देख सकते हैं, या तो फिर हम सिर्फ वाटर को भी 3 स्टेट्स में देख सकते हैं। गैसियस यानी कि वाटर वेपर्स जो भाप होती है, लिक्विड यानी कि वाटर, सॉलिड यानी कि आइस क्यूब्स। तो वाटर को भी हम 3 स्टेट्स में देख सकते हैं, 3 फॉर्म्स में देख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी यूज देम टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स। तो अदर वर्ड्स में बोला जाए तो हम इन तीनों का यूज़ करते हैं, एयर, वाटर, लैंड का, हमारे रिक्वायरमेंट्स, हमारे ज़रूरतें पूरे करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। लेट अस नाउ स्टडी ऑल दिस 3 कंपोनेंट्स इन डिटेल्स। तो अभी हम करने वाले हैं इनके बारे में डिटेल में पढ़ाई, तीनों के बारे में। अभी हम ऊपर आ जाते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, फिगर 1.1 स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। अभी हम करने वाले हैं एयर, वाटर एंड लैंड आर द फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ एंड फॉर फुलफिलिंग देयर बेसिक नीड्स। दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो एयर है, वाटर है और लैंड है, यानी कि हवा, पानी और ज़मीन, ये ऐसे फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है हम लिविंग वर्ल्ड को, यानी कि हम जिंदा लोगों को जीने के लिए, सस्टेनिंग यानी कि जीने के लिए अर्थ पर। तो हमें अर्थ पर जीने के लिए ये तीनों चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, एयर, वाटर और लैंड के। ये ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हमें हेल्प करते हैं हमारी जीने के लिए। ये बहुत ही सस्टेनिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि हमें ज़रूरत है अर्थ पर जीने के लिए। एंड फॉर फुलफिलिंग देयर बेसिक नीड्स, और हमारे बेसिक नीड्स यानी कि बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए, फुलफिल यानी कि पूरी करने के लिए इनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन सब को, जिससे हमारी पूरी, बहुत ही हमारे इम्पॉर्टेंट है हमें जीने के लिए और जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ये अर्थ है, आप देख सकते हो, अर्थ का पिक्चर है। अभी फिगर 1.2 को भी देख लेते हैं, द प्रपोर्शन ऑफ लैंड एंड वाटर। तो फिगर 1.2 पर अर्थ पर कितना लैंड है और कितना वाटर है अर्थ के सरफेस पर, वो बताया गया है। तो आप देख सकते हो वाटर जो है एकदम ज़्यादा है, 71% पानी हमारे अर्थ पर है और ज़मीन 29% ही है सिर्फ। तो आप देख सकते हो 29% ही सिर्फ हमारी ज़मीन है, बाकी पूरे अर्थ के सरफेस पर आपको 71% आपको पानी ही दिखेगा। तो अभी हम आते हैं नीचे। कैन यू रिकल, क्या आप बता सकते हो व्हाट आर द 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स कौन से हैं। तो एटमॉस्फेयर के 5 लेयर हैं। फर्स्ट वाली हमारी लेयर है फ्रेंड्स, फर्स्ट वाली लेयर का नाम है ट्रोपोस्फियर। सेकेंड वाली का नाम है स्ट्रेटोस्फियर। मैं आपको इधर बताता हूँ, मैंने इधर से ढूंढा है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो ये 5 हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं। ये 5 हमारे लेयर्स है जो एटमॉस्फेयर में है। व्हाट आर द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ये 5 लेयर्स है एटमॉस्फेयर के। वापस से नाम बोल रहा हूँ, ट्रोपोस्फियर फर्स्ट वाली लेयर, सेकेंड वाली लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, आपको इसे लाइन से ही लिखना है। मेसोस्फियर थर्ड वाली है, आइनोस्फियर फोर्थ वाली है और फिफ्थ और लास्ट वाली है हमारी एक्सोस्फियर। तो ये 5 लेयर्स है हमारे एटमॉस्फेयर के। तो अभी आते हैं हम अपने एक्सप्लेनेशन पर। होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। अभी एयर के बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारी हवा क्या है। तो फ्रेंड्स, द एयर इन द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 इनर्ट गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स।
तो हमारा जो एयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे स्काई में, आजू बाजू में हमारा जो एयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, उस हमारे अर्थ के अराउंड, अर्थ के आजू बाजू, वो उसके अंदर, वो एयर के अंदर गैसेस भी होते हैं। तो कुछ गैसेस का नाम दिया गया है जो कि एयर के अंदर होते हैं, कंटेन करता है एयर। वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 इनर्ट गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स यानी कि पानी के बूंदे जो भाप होती है, और डस्ट पार्टिकल्स यानी कि छोटे छोटे जो कचरे के पार्टिकल्स होते हैं। ये आपको याद रखना है। द ट्रोपोस्फियर कंटेन्स अबाउट 80% ऑफ द टोटल मास ऑफ गैसेस इन द एयर। तो ट्रोपोस्फियर जो कि हमारी फर्स्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, तो उसके अंदर ये पूरे गैसेस में से 80% गैसेस होते हैं। तो ये जो हमारा गैसेस देखो, तो जो ट्रोपोस्फियर में जो एयर होती है ना फ्रेंड्स, जो ट्रोपोस्फियर में एयर होती है जो फ्लो करती है, उसमें 80% गैसेस होते हैं। वाइल दिस प्रपोर्शन इज अबाउट 90% इन द स्ट्रेटोस्फियर। तो ये जो लेयर, जैसे ही हम ऊपर जाते रह रहे हैं, पहले हमारा ट्रोपोस्फियर है, फिर उसके ऊपर क्या है स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर मिसोस्फियर, उसके ऊपर आइनोस्फियर, फिर उसके ऊपर क्या है हमारा एक्सोस्फियर, सबसे लास्ट वाला। ये हम क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले हमने देखा कि 80% गैसेस रहेंगे ट्रोपोस्फियर में, जो एयर है उसमें 80% गैसेस रहेंगे। फिर जैसे हम ऊपर जाएंगे सेकेंड लेयर में जो है हमारी स्ट्रेटोस्फियर, उसमें 90% गैसेस रहेंगे उसके एयर में, जो एयर स्ट्रेटोस्फियर में उसमें 90% गैसेस रहेंगे। फर्दर इन द मिसोस्फियर एंड आइनोस्फियर्स द प्रोपोर्शन ऑफ मास ऑफ गैसेस गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, अब हम मिसोस्फियर में जाएंगे यानी कि थर्ड वाली लेयर, और फोर्थ वाली आइनोस्फियर में जाएंगे, तो ये हमारे जो गैसेस है वो डिक्रीजिंग होते जाएंगे, यानी कि कम होते जाएंगे। गैसेस का जो परसेंटेज है वो कम होता जाएगा। जैसे ही आप मिसोस्फियर और आइनोस्फियर में जाओगे तो वैसे ही आपके जो गैसेस है, मीन्स एयर के अंदर जो आपके गैस का परसेंटेज है वो कम होता जाएगा जैसे ही आप ऊपर जाओगे। गैसेस आर नॉट फाउंड इन दी एक्सोस्फियर एंड बियॉन्ड, यानी कि जो गैसेस होते हैं हमारे एयर में वो एक्सोस्फियर में तो फाउंड ही नहीं होते। एक्सोस्फियर जो है हमारी 5th लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसमें आपको कोई गैसेस फाउंड नहीं होंगे। एंड बियॉन्ड यानी कि उसके ऊपर भी कोई गैस नहीं होंगे। ये एयर के बारे में इतना हमने सीखा। यू कैन सी दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस एंड इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो दोस्तों आपने देखा कि एयर जो है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के गैसेस मिक्स है, और वो एक मिक्सचर है गैसेस का, सेवरल गैसेस का, यानी कि बहुत सारे गैसेस का। एंड इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो ये जो हमारा एयर है वो एकदम मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है अर्थ के एटमॉस्फेयर का, अर्थ के एयर वाले पार्ट का। Beside these gases, air also contains water vapors and dust particles. तो ये गैसेस को छोड़कर भी अर्थ और क्या क्या चीज़ें अपने अंदर कंटेन करता है अर्थ, एयर के अंदर, एयर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, वाटर वेपर्स भी होते हैं यानी कि पानी के बूंदे, भाप भी होते हैं, और डस्ट पार्टिकल्स यानी कि छोटे छोटे कचरा भी होता है। The amount of the gases in the air is the greater near the earth's surface and decreases as we go higher and higher from the surface. तो जो अमाउंट रहता है गैसेस का अर्थ के सरफेस के, तो अर्थ के सरफेस के जब आप नज़दीक होते हो, अर्थ के सरफेस पर आप होते हो, यानी कि जब आप नीचे होते हो, तो जो अमाउंट, जो मात्रा होती है गैसेस की एयर के अंदर वो ज़्यादा होती है। और जैसे ही आप ऊपर जाते रहते हो अर्थ की सरफेस से, जैसे ही आप एटमॉस्फेयर के और बढ़ते रहते हो, आपका जो गैसेस रहेंगे एयर में वो कम होते जाएंगे फ्रेंड्स। मैं वापस समझा रहा हूँ। द अमाउंट ऑफ द गैसेस इन द एयर इज द ग्रेटेस्ट नियर द सरफेस। तो जो मात्रा होती है, जो अमाउंट होता है गैसेस का एयर के अंदर, वो ज़्यादा होता है जब आप अर्थ के नज़दीक, अर्थ के सरफेस के नज़दीक होते हो ज़मीन पर, और वो डिक्रीज होते रहती है जैसे आप ऊपर बढ़ते रहते हो सरफेस से। दैट इज एयर बिकम्स रेयर एट हायर एल्टीट्यूड। इसीलिए एयर जो है वो क्या होती है, एकदम कम होते जाती है हायर एल्टीट्यूड्स पे, एल्टीट्यूड्स यानी कि हाइट पर।
द proportion of the constituents of air and some of their uses are given here. तो जो proportions है, जो उनके percentage है, जो constituents है हमारे एयर में, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गॉन और डिफरेंट constituents एयर में और कार्बन डाइऑक्साइड, उनका परसेंटेज प्रपोर्शन दिया गया है एयर में, और उनके यूजेस क्या है वो भी आपको दिए गए हैं, वो अब हम पढ़ेंगे। तो अभी देखो पहले प्रपोर्शन देख लेते हैं। फिगर 1.3 क्या है? प्रपोर्शन ऑफ द वेरियस गैसेस इन द एयर। तो फिगर 1.3 में हमें किस चीज़ के बारे में बताया गया? प्रपोर्शन के बारे में बताया गया है। जो हम गैसेस प्रपोर्शन के बारे में बताया गया, गैसेस के प्रपोर्शन के बारे में बताया गया जो हमारे एयर के अंदर है, जो एयर कंटेन करता है। तो एयर के अंदर नाइट्रोजन कितना है? 87% नाइट्रोजन एयर में होता है, और ऑक्सीजन 21% होता है, और आर्गॉन 0.9% हमारे एयर में होता है, और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हमारे एयर में होते हैं वो 0.07 होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। तो सबसे ज़्यादा क्या है फ्रेंड्स? नाइट्रोजन ही हमारे एयर में पाया जाता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, और सबसे ज़्यादा कम होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था प्रपोर्शन। अब इनके यूजेस देख लेते हैं। सम यूजेस ऑफ गैसेस इन एयर। तो कुछ यूजेस दिए गए हैं गैसेस एयर, गैसेस के एयर में जो है हमारे नाइट्रोजन helps living things to build the necessary proteins. It is useful in the production of ammonia and in airtight packaging of foodstuffs. तो नाइट्रोजन का किस में यूज़ होता है? तो हमारे लिविंग थिंग्स में, जो जीने वाले जो भी लोग हैं, जिसके अंदर प्राण है, यानी कि जो जीता है, उसके अंदर नेसेसरी यानी कि ज़रूरतमंद प्रोटीन बनाने के लिए काम आता है। प्रोटीन बिल्ड करने के लिए नाइट्रोजन काम आता है। इट इज़ यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया के प्रोडक्शन में भी ये काम आता है। एंड इन एयरटाइट पैकेजिंग ऑफ फूड स्टफ्स। तो आपने देखा होगा जब भी कोई दुकान से हम लाते हैं कुछ चीज़, तो वो क्या होती है? एयरटाइट पैकेजिंग होती है। मीन्स एकदम एयरटाइट पैकेजिंग की जाती है उस फूड स्टफ्स की। तो वो किसकी मदद से की जाती है? नाइट्रोजन की मदद से वो एकदम एयरटाइट पैकेजिंग उसकी की जाती है, हवा भरकर। सेकेंड है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके लिए ज़रूरत है? नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स एंड फॉर कंबशन। तो ऑक्सीजन हम किसके लिए यूज़ करते हैं? तो हमारे रेस्पिरेशन के लिए, यानी कि ब्रीदिंग के लिए, इंसानों में, लिविंग थिंग्स में, और जो भी लिविंग थिंग्स है उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए। एंड फॉर कंबशन यानी कि जलाने के लिए भी हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट यूजेस इट फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस यूज़ में आता है? प्लांट्स को यूज़ में आता है वो फूड बनाने के लिए, उनका फूड प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हम किस में यूज़ करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो हम रखते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। अगर आग लगती है तो हम उसे की मदद से बुझाते हैं। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर में भरा हुआ होता है। आर्गॉन किसके लिए आ रहा है हमें यूज़ में? यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो इलेक्ट्रिक के जो बल्ब्स होते हैं उसमें हम आर्गॉन का यूज़ करते हैं। हेलियम, यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर एंड ऑल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन एयरशिप्स। तो हम हेलियम का किसके लिए यूज़ करते हैं? लो टेम्परेचर ऑब्टेन करने के लिए, और लिफ्ट जो है एयरशिप्स में वो जनरेट करने के लिए। नियॉन का किसके लिए यूज़ करते हैं? यूज्ड इन डेकोरेटिव लाइट एंड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। तो नियॉन का हम इस डेकोरेटिव लाइट में यूज़ करते हैं, जो डेकोरेटिव लाइट्स आती है आजकल, और स्ट्रीट लाइटिंग में भी नियॉन का यूज़ होता है। क्रिप्टन का किस में यूज़ होता है फ्रेंड्स? यूज्ड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। तो जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स आते हैं उसमें क्रिप्टन का यूज़ होता है। तो जीनॉन, तो फ्रेंड्स जीनॉन का हम किस में यूज़ करते हैं? जीनॉन के यूजेस क्या है? यूज्ड इन फ्लैश फोटोग्राफी। तो जीनॉन का हम किस में यूज़ करते हैं? फ्लैश फोटोग्राफी में उसका यूज़ करते हैं। फ्लैश फोटोग्राफी क्या मतलब फ्रेंड्स? जब भी आप
फ़ोन से फ़ोटो लेते हो या किसी चीज़ से फ़ोटो लेते हो तो जो आपकी लाइट आती है, ऐसे एक लाइट आती है फ़ोटो खींचते समय, उसे फ्लैश लाइट कहते हैं। तो उसमें जीनॉन का उपयोग किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ इज सस्टेन्ड ड्यू टू द बैलेंस बिटवीन वेरियस गैसेज एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। तो ये जो लिविंग वर्ल्ड है हमारा, पूरी जो जीने वाली ज़िंदगी है, ये सारे जो लिविंग थिंग्स इधर रहते हैं, ये सस्टेन्ड हो रहे हैं, यानी कि जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि सिर्फ ये जो गैसेस और कॉन्स्टिट्यूएंट्स एयर में जो है उनमें बैलेंस है, वो बराबर मात्रा में है। द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्टर। तो जो एटमॉस्फेयर है वो एकदम इम्पॉर्टेंट फिल्टर है, जो कि दूसरे हार्मफुल कोई भी चीज़ों को हमारे तक आने नहीं देता, वो फिल्टर करता है। इट अलाउज द लाइट एंड हीट ऑफ द सन्स टू रीच द अर्थ। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, जो सन की लाइट होती है, यानी लाइट और हीट, यानी कि उसका गर्म जो हीट होती है वो हम तक पहुंचाता है, ताकि हम सेफ रहे और अच्छे रहे, जो हमारे लिए एकदम यूज़फुल है, विच इज़ नेसेसरी फॉर द लाइफ। तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरतमंद है, एकदम नेसेसरी है, वो हीट और लाइट हम तक पहुंचाता है एटमॉस्फेयर। बट इट प्रिवेंट्स द हार्मफुल एलिमेंट्स फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। तो अर्थ पर जो हार्मफुल एलिमेंट्स आते हैं उनको वो प्रिवेंट्स करता है, बचाता है, रोक कर रखता है, हमारे तक आने नहीं देता। ये कौन करता है? ये हमारे साथ एटमॉस्फेयर करता है। इट इज़ इन द एटमॉस्फेयर दैट फॉग, क्लाउड, स्नो एंड रेन आर प्रोड्यूस। तो एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस होती है, पैदा होती है, वो है फॉग यानी कि, तो फ्रेंड्स फॉग यानी कि कोहरा, और क्लाउड्स यानी कि बादल, स्नो यानी कि बर्फ़, रेन यानी कि बारिश, ये सारी चीज़ें हमें एटमॉस्फेयर से प्रोड्यूस होती है। तो फ्रेंड्स अभी हम नीचे आते हैं, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। आपको देखना है और डिस्कस करना है। व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी इन द 3 पिक्चर बिलो। तो इन जो 3 पिक्चर आप देख रहे हो नीचे, उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है, आपको क्या सेम दिख रहा है? तो फर्स्ट आप देख सकते हो, इंडस्ट्रीज से बहुत सारा स्मोक निकल रहा है, यानी कि धुआं निकल रहा है, जिससे एयर पोल्यूशन हो रहा है। और सेकेंड आप देख सकते हो, व्हीकल का फ्यूल जलने की वजह से वापस से स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, इससे भी एयर पोल्यूशन हो रहा है। और थर्ड वाली पिक्चर में आप देख सकते हो, फॉरेस्ट जलने की वजह से भी बहुत सारा क्या हो रहा है, स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, इससे भी एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो सिमिलैरिटीज़ क्या है इन तीनों पिक्चर में? इन तीनों पिक्चर से स्मोक निकल रहा है, और ये स्मोक हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल है, इसीलिए ये तीनों पिक्चर में एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो ये इनमें सिमिलैरिटीज़ है कि ये तीनों पिक्चर में एयर पोल्यूशन हो रहा है। ऑल द अबव पिक्चर्स शो लार्ज स्केल इमिशन ऑफ स्मोक थ्रू डिफरेंट एजेंसीज। तो डिफरेंट एजेंसीज से, जैसे कि व्हीकल्स, फैक्ट्रीज और फॉरेस्ट जलने की वजह से एकदम लार्ज स्केल में, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में इमिशन हो रहा है, यानी कि इमिशन यानी कि रिलीज्ड स्मोक रिलीज्ड हो रहा है। दिस स्मोक डायरेक्टली मिक्स विद द एटमॉस्फेयर। ये जो स्मोक है वो जाकर हमारे एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली मिल जाता है, डिस्टर्बिंग द बैलेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। तो ये क्या कर देता है? डिस्टर्ब करता है जो बैलेंस है, जो बैलेंस बना हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जो बैलेंस बना हुआ है जो हमारे एयर में है, उसको ये डिस्टर्ब करता है। दिस इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन, इसीलिए इसे एयर पोल्यूशन कहते हैं। Harmful gases are given out through combustion of fuel in vehicles and in big industries, and also through incomplete combustion of fuels like wood and coal. तो जब हम किसी फ्यूल को जलाते हैं, कंबशन यानी कि जलाना, जब कोई फ्यूल जलता है गाड़ियों में तो हार्मफुल गैसेस उससे निकलते हैं, जो कि खतरेदायक है हमारे लिए। और व्हीकल से में निकलते हैं, जब व्हीकल में फ्यूल जलता है तो हार्मफुल गैसेस निकलते हैं। और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में भी कुछ काम होता है मशीनों में से भी, तो भी हार्मफुल गैसेस निकलते हैं। आप इधर पिक्चर में देखना, व्हीकल से भी गैसेस निकल रहे हैं, इंडस्ट्रीज से भी गैसेस निकल रहे हैं, और आग जलने की वजह से भी निकल रहे हैं। और बड़े व्हीकल से, बड़े इंडस्ट्रीज़ में भी हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, आपने देखा। एंड ऑल्सो थ्रू इनकम्प्लीट कम्बशन। इनकम्प्लीट यानी कि आधा जलकर रह जाना, जो आधा जले हुए लकड़े रहते हैं, वुड यानी कि लकड़ा, कोल यानी कि कोयला। तब ये जो सारी चीज़ें हैं, कोयला और लकड़ा, आधा जब जल जाते हैं, ये इनकम्प्लीट रहते हैं। तो देखो, आधा जले हुए में से भी धुआं निकलता है, उसकी वजह से भी स्मोक निकलता है, और इससे भी एयर पोल्यूशन होता है, हार्मफुल गैसेस निकलते हैं।
एज अ रिजल्ट एयर पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ऐसा होने की वजह से एयर पोल्यूशन हमारे पॉपुलेशन की जैसा ही डे बाय डे बढ़ता रह रहा है। एयर पोल्यूशन कम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमें खतरा होगा आगे। तो हमें एयर पोल्यूशन नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। ओजोन लेयर द प्रोटेक्टिव शेल। ओजोन लेयर को हम हमारी प्रोटेक्टिव शेल भी कहते हैं अर्थ की, क्योंकि ये हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। ओजोन लेयर जो है, there is a layer of ozone gas in the lower part of stratosphere। तो स्ट्रेटोस्फीयर के लोअर पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में, निचले हिस्से में एक ओजोन लेयर है। ओजोन गैस इज नॉट डायरेक्टली यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स। तो देखो, ओजोन लेयर का डायरेक्टली हमारे पर पड़ना ये ठीक नहीं है। हमारे यूजफुल, हमारे लिविंग थिंग्स के लिए, जीने वाले लोगों के सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए डायरेक्टली ओजोन गैस हमारे लिए यूजफुल नहीं है। Yet is very important for living things to have this layer of ozone at the high altitude around the earth। Yet लेकिन पर ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिविंग थिंग्स के लिए। पर कैसा होना चाहिए, ये ओजोन लेयर जो है, ये लेयर ऑफ ओजोन जो है हाई अल्टीट्यूड पर होना चाहिए, यानी कि ऊपर से हाइट पर आना चाहिए डायरेक्टली अर्थ से। अर्थ के अराउंड ये बहुत ही ऊपर से हमारे ऊपर पड़ना चाहिए। डायरेक्टली पड़ेगा तो हमारे लिए ठीक नहीं है, पर ये इम्पॉर्टेंट भी है हमारे लिए ज़्यादा ऊपर से। द अल्ट्रा वायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर वेरी हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स। तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन से आते हैं वो बहुत ही खतरेदायक है हम जीने वाले लोगों के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए। द ओजोन गैस अब्जॉर्ब्स दिस रेज, एज अ रिजल्ट लाइफ ऑन अर्थ इज प्रोटेक्टेड। तो ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज को क्या करता है, ओजोन गैस एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, जिसकी वजह से अभी भी लाइफ अर्थ पर प्रोटेक्टेड है, हम प्रोटेक्टेड है अर्थ पर, इसीलिए हमारी आज तक जान बच चुकी है। अगर ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट रेज डायरेक्टली हमारे पास आ जाएंगे और हम मर जाएंगे। द ओजोन लेयर इज डिस्ट्रॉयड इन इफ केमिकल गैसेस लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड और द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स used in air conditioners and refrigerators mixed with the air। तो देखो, ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। कि कब ख़त्म हो सकता है, इफ़ केमिकल, अगर केमिकल्स गैसेस जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर से जो होता है वो अगर हमारे एयर से मिल जाएगा, अगर ये टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे एयर से मिल जाएगा तो ये जो है ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये केमिकल गैसेस है। द 16th of September इज सेलिब्रेटेड एज ओजोन प्रोटेक्शन डे। तो 16 सितंबर हम किसके लिए सेलिब्रेट करते हैं, ओजोन प्रोटेक्शन डे के लिए सेलिब्रेट करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड टू मेक एवरीवन अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन। ओजोन लेयर की इम्पोर्टेंस बताने के लिए, अवेयर करने के लिए सबको हम ओजोन प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज्ड इन एयर थ्रू आउट कंबशन ऑफ फ्यूल्स। तो फ्यूल्स को जलाने से जो हार्मफुल गैसेस निकलते हैं एयर में, जो रिलीज होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उनका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सूट। तो ये सारे चीज़ें निकलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे डू यू नो, क्या आपको पता है, इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक मुंबई, पुणे और नागपुर, बोर्ड्स आर डिस्प्लेड एट प्लेसेस ऑफ हैवी ट्रैफिक टू शो द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर एट दैट प्लेस। तो देखो, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है जैसे कि मुंबई और पुणे और नागपुर, जहाँ बहुत सारा, तो ये मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे सिटीज़ में क्या होता है, बोर्ड्स लगाए जाते हैं रोडों पर, क्योंकि उधर वो प्लेसेस पर बहुत ही हैवी ट्रैफिक होता है, बहुत ही ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन होता है और ट्रैफिक भी बहुत होता है। ये ट्रैफिक होने की वजह से ये प्रपोर्शन, परसेंटेज बताता है कि कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स एयर में है अभी एट दैट प्लेस, अभी वो प्लेस पर कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स है एयर में। ड्यू टू दिस बोर्ड्स वी कैन सी द अमाउंट ऑफ हार्मफुल एलिमेंट्स इन द एयर। तो इस बोर्ड से हम पता कर सकते हैं कि कितने हार्मफुल एलिमेंट्स अभी उस एयर में हैं, जिसकी वजह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। यूज़ योर ब्रेन पावर, आपको अपना ब्रेन पावर यूज़ करना है। और इधर देख लो, ऐसे बोर्ड्स लगाए जाते हैं, आपको ब्रेन पावर यूज़ करना है। व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ़ देयर वर नो गैस ऑन द अर्थ। अगर व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ़ देयर वर नो एयर ऑन द अर्थ, अगर एयर नहीं होता अर्थ पर तो क्या होता। वी कैन नॉट ब्रीथ
हम रेस्पिरेशन नहीं कर पाते और बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हम। विदाउट एयर देयर इज़ नो लाइफ ऑन दी अर्थ, लाइफ ही नहीं होती अर्थ पर, पृथ्वी पर। तो फ्रेंड्स हमने एयर के बारे में सीखा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर, जो कि हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। तो हमारे 2 टॉपिक बाकी है, वाटर और लैंड, वो हम कवर करने वाले हैं दूसरे एक ही वीडियो में। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो अगर मैं देना भूल जाऊँ तो आप क्या करना, मेरे चैनल अब्दुल एडुकेयर को पहले सब्सक्राइब कर लेना, फिर जाना प्लेलिस्ट के सेक्शन में, फिर उधर जाना स्टैंडर्ड 6 साइंस के सेक्शन में, उधर आपको ये वीडियो फर्स्ट ही मिल जाएगा क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 है। अगर इसके क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो अभी तक आपने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल एडुकेयर।